हेलो गाइस, मैं स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट बुक का जो 7वां चैप्टर है समकालीन विश्व में सुरक्षा, इसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले चैनल में अगर आप नए हो या भूल भटके कैसे आ गए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है इससे पहले आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 देखना। ठीक है दोस्तों, तभी बेटर समझ में आएगा। और हाँ, एक बात और, वीडियो को ज़्यादा स्किप करके मत देखा करो। ठीक है, मुझे पता है ज़्यादातर बच्चे इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर आसान भाषा में लिखे होते हैं, लिख लेते हैं, वीडियो पूरा देखते नहीं है। वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो इसमें होगा क्या, आपको आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा। आधा अधूरा ज्ञान पता है ना, फिर विनाश कर देता है। फिर समझ में आ गया ना, क्योंकि इसके क्वेश्चन आंसर समझाने के दौरान मैं कुछ बता रहा होता हूँ तो वो भी इंपॉर्टेंट कुछ थिंग्स होती है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। समझ में आया? ये नहीं खाली हमें क्वेश्चन आंसर लिखने से मतलब है। स्किप करके वीडियो देख के क्वेश्चन आंसर मत लिखा करो। ठीक है, वीडियो समझ के क्वेश्चन आंसर लिखा करो, क्योंकि यहाँ पे रटोगे, रटना नहीं है, समझना है। समझ में आया? पूरा सुना करो फिर लिखा करो, तभी समझ में आता है। तो पार्ट 2 देखो, ये 6 नंबर का क्वेश्चन देता है जो समझाने जा रहा हूँ मैं आपको। ये आपके अभ्यास में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, कई बार 6 नंबर में आया हुआ है कि उत्तरी गोलार्ध यानी विकसित देश। सबसे पहले यह समझना, उत्तरी गोलार्ध जो दुनिया है ना, 2 गोलार्ध में बटी हुई है ना। जैसे ये है, ये बांट दिया, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आया? अब उत्तरी गोलार्ध को बोलते हैं विकसित देश। उत्तरी गोलार्ध में कौन आता है? विकसित देश। जैसे अमेरिका है ना, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब देश। और दक्षिणी गोलार्ध यानी विकासशील देश, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया। समझ में आया? तो यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि उत्तरी गोलार्ध यानी विकसित देश और दक्षिणी गोलार्ध यानी विकासशील देश। कहता है इनमें देशों में कौन कौन सी असमानताएं हैं, बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे पूछता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अंतर बताइए। अब यहाँ पे कई बच्चों को ये पता नहीं होता है कि उत्तरी गोलार्ध में विकसित देश आता है कि विकासशील देश आता है। तो बच्चे क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। करते सही है लेकिन उल्टा कर देते हैं। उनको लगता है उत्तरी गोलार्ध यानी विकासशील देश। बहुत बच्चों के ऐसे गलत होते हैं, बहुत बच्चे गलती करते हैं। आप गलती मत करना, पहले बता दे रहा हूँ। स्किप करके वीडियो मत देखो, देखो समझो फिर लिखो। समझ में आया? तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध देशों में अंतर बताइए। कौन कौन सी असमानताएं हैं, मतलब वो कौन से पॉइंट्स हैं जो इन देशों को अलग करती है। समझ में आया ये क्वेश्चन? या विकसित देश और विकासशील देशों में अंतर बताइए, कौन कौन सी असमानताएं हैं, ऐसे पूछ लेता। अब तुम्हें पता रहेगा कि विकसित देश यानी उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध यानी विकासशील देश है, तभी तो आंसर बता पाओगे ना। अब आगे देखो, ये तुम्हारे अभ्यास में सेम टू सेम क्वेश्चन है कि तीसरी दुनिया के देश और विकसित देशों के जनता के सामने मौजूद खतरों में अंतर बताइए। ये तुम्हारे बुक में अभ्यास में तुम्हारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है 6 नंबर का, ये कई बार आ चुका है। तीसरी दुनिया के देश और विकसित देशों में अंतर बताइए। सेम टू सेम क्वेश्चन है, देखो फटाफट बुक देखो, खोलो के देखो। तीसरी दुनिया के देश और विकसित देशों के जनता के सामने मौजूद कौन कौन से खतरे हैं, इन दोनों में अंतर बताना है। जल्दी मत करा करो, क्वेश्चन पहले समझा करो। क्वेश्चन समझोगे तभी आप आंसर लिख पाओगे, नहीं तो खाली लिखने में लगे रहोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। क्लियर हुआ? अब देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया उत्तरी गोलार्ध यानी विकसित देश और दक्षिणी गोलार्ध यानी विकासशील देश। ठीक है, अब इनके पॉइंट्स कुछ आसान भाषा में लिखे हुए हैं, फटाफट आप लिख लेना। ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो देखो, पहला पॉइंट है उत्तरी गोलार्ध यानी विकसित देश, यहाँ है आबादी कम है और नियंत्रण में है। समझ में आया? पहला पॉइंट क्या कह रहा है विकसित देशों में, कि यहाँ पे आबादी जनसंख्या कम है और नियंत्रण में बनी हुई है, जबकि इन देशों में यानी विकासशील देशों में, इंडिया जैसे देशों में क्या है, आबादी नियंत्रण से बाहर है, आउट ऑफ कंट्रोल है, बहुत आबादी से भरा हुआ है। समझ में आया? पहले नंबर पे भी आ गया था। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इन देशों में बेरोजगारी कम होती है।
विकसित देशों में क्या होती है, बेरोजगारी कम, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, छुट्टी होती है सीधा कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह पे लग जाते हैं, स्किल डेवलप करते हैं। और यहाँ के बच्चे क्या करते हैं, स्कूल अगर स्कूल से छुट्टी हुई या किसी दिन हॉलीडे हुई तो उस दिन कंप्यूटर या और भी अदर स्किल्स गेट नहीं करते, वो क्या करते हैं इधर उधर घूमना फिरना, पार्क में बैठना, है ना, समझ में आया, गर्लफ्रेंड घुमाना, ये सब करते हैं, इसमें टाइम वेस्ट करते हैं। तो दूसरा क्या है, इन देशों में बेरोजगारी कम होती है इसी वजह से, जबकि इन देशों में क्या है, विकासशील देशों में इनमें बेरोजगारी अधिक होती है भाई। अगला पॉइंट है, इन देशों में ज़्यादातर लोग साक्षर होते हैं। साक्षर मतलब पढ़े लिखे होते हैं, अधिकतर लोग, अधिकतर नागरिक, क्या स्त्री क्या महिला, दोनों, स्त्री पुरुष दोनों। जबकि इन देशों में क्या है, अधिकतर लोग शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, साक्षर नहीं हो पाते, ठीक है, अपनी शिक्षा, हायर शिक्षा कोई नहीं ग्रहण जल्दी कर पाता है, 10th के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, 12th के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, और कई तो ऐसे जो स्कूल भी जाना वंचित रह जाते हैं। आगे क्या है, इन देशों में गरीबी, महामारी, बीमारियां कम होती है, क्योंकि ये स्वच्छता पर काफ़ी ध्यान देते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं भाई, स्वच्छता पर काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करते हैं। जबकि इन देशों में क्या होती है, गरीबी अधिक होती है, महामारी है, बीमारियां अधिक रहती है, क्योंकि साफ स्वच्छता पे यहाँ उतना ध्यान नहीं देते हैं, है ना, कूड़ा कचरा इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया। हमारे से क्या मतलब, हमारा घर साफ होना चाहिए, दूसरे घर बड़े गंदा हो या रोड गंदा हो, उससे क्या लेने देना है, समझ में आया। एक एक गली से देखते हो कितना ज़्यादा कूड़ा भर भर के निकलता है, एक एक गाड़ी। आगे है, इन देशों में बेहतर सुविधा होती है, हर चीज़ की, हर चीज़ में तुम्हें बेहतर मिलेगा, हर चीज़ बेहतर सुविधा विकसित देशों में। जबकि इन देशों में बेहतर सुविधा की कमी होती है, इस वजह से क्या करते हैं लोग, इस ओर आकर्षित नहीं होते हैं। जबकि विकसित देशों में क्या होता है, बेहतर सुविधा होती है, इसकी वजह से लोग विकसित देशों की ओर ज़्यादा प्रवास कर जाते हैं, है ना। आजकल कौन नहीं चाहता अमेरिका का नागरिक बनना, हर देशों के नागरिक आजकल अमेरिका जाना चाहता है, अमेरिका के नागरिक बनना चाहता है, वहाँ का सिटीजनशिप प्राप्त करना चाहते हैं, समझ में आया। अगला क्या है, इन देशों में भ्रष्टाचार, चोरी चकारी कम होती है, क्यों, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे हैं भाई, हैं, सरकार के गलत कार्यों का तुरंत गलत विरोध कर देते हैं और अच्छे कार्यों का समर्थन करते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे जानते हैं हमारे अधिकार क्या है, हम क्या कर सकते हैं। जबकि विकासशील देशों में ऐसा नहीं है, विकासशील देशों में क्या होता है, यहाँ पे भ्रष्टाचार अधिक है, कुछ भी काम करना हो, हाँ, नेताजी के पैर पकड़ो, सरकारी कर्मचारियों के पैर पकड़ो, घूस खिलाओ, तब जाके काम बनता है, और ज़्यादातर चपरासी का पैर पकड़ना पड़ता है, उसके पैसे खिलाना पड़ता है ना। तो वो ऑफिस में जाता है, दफ्तर में जाता है, बाबूजी ये हमारा रिलेटिव है, इसका ये काम करवा दीजिए, है ना, हो जाता है। तो विकासशील देशों में क्या है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा अधिक है, चोरी चकारी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होती है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आगे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे, अपने अधिकार नहीं जानते कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्ञान, शिक्षा में बहुत पावर होती है, कलम में बहुत ताकत होती है ना। तो ये डिफरेंस है तीसरी दुनिया, है तीसरी दुनिया यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के देशों में अंतर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो अथवा में दिया गया है, ये वाला तुम्हारा जो सेम टू सेम बुक में है, ये बता देता हूँ। तीसरी दुनिया आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया। पहली दुनिया किसे कहते हैं पता है, अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों को, क्योंकि ये पश्चिम साइड है। और दूसरी दुनिया किसे कहते हैं, सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देश, क्योंकि सोवियत संघ किस साइड है, पूर्वी साइड है। और तीसरी दुनिया गुटनिरपेक्ष देश यानी विकासशील देश। समझ में आया। तो तीसरी दुनिया यानी विकासशील देशों को बोल रहे हैं, तीसरी दुनिया के देश और विकसित देशों में जनता के सामने मौजूद खतरे। समझ में आया। कई बच्चों को पता ही नहीं है तीसरी दुनिया क्या है, अब पता लग गया, गुटनिरपेक्ष देश यानी विकासशील देश। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, नोट डाउन कर लो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। समझ रहे हो ना। तो दोस्तों इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो इसका अगला क्वेश्चन है, ये कुछ संधियां समझौते हैं जो अस्त्र को कम करने के लिए, मतलब हथियारों को कम करने के लिए किया गया था। ठीक है, इनमें से कौन कौन जो आएगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पढ़ने आपको सारे हैं। समझ में आ गया, फुल फॉर्म है और कब कब हुई वो है। ठीक, अब हम जानेंगे, नोट कर लेना इसको, शस्त्रीकरण और निरस्त्रीकरण। इनका अर्थ पूछा जाता है, एक नंबर का बहुत कई बार आ चुका है कि शस्त्रीकरण का अर्थ बताइए। तो शस्त्रीकरण, शस्त्र यानी हथियार, ठीक है। तो शस्त्रीकरण का मतलब होता है नए नए हथियार बनाना। समझ में आया। और निरस्त्रीकरण, नी मतलब नेगेटिव,
निरस्त्रीकरण। निरस्त्रीकरण का मतलब होता है नए नए हथियार ना बनाना और बने हुए हथियार में कमी लाना। समझ में आ गया दोस्तों? इनमें से एक पूछता है 1 नंबर का। अब आपको मैं कुछ प्रमुख संधियां समझौते बताऊंगा ये जो इन अस्त्रों को हथियारों को नियंत्रण करने के लिए किया गया था। ठीक, तो पहला है BWC जिसका फुल फॉर्म है जैविक हथियार संधि जो 1972 में हुई थी। ठीक है, इस पर हस्ताक्षर लगभग 155 देशों से अधिक देशों ने कर दिया है। ठीक है, लेकिन मानते नहीं है, बच जाते हैं, है ना, अस्त्र नियंत्रण का बचाव लेकर। दूसरा है CWC जिसका फुल फॉर्म है रासायनिक हथियार संधि जो 1972 में हुई थी। इस पर लगभग 181 देशों ने हस्ताक्षर किया है। ठीक है, एक मार्क के क्वेश्चन है दोस्तों, फुल फॉर्म पूछ लेता है कई बार BWC या CWC का। तो ये जो हो रहे हैं ना, ये सब क्या है, इनको कम करने के लिए किया जा रहा है। ABM ये है, इसका फुल फॉर्म है एंटी ब्लास्टिक मिसाइल, ये संधि ये हुई थी 1972 में। अगला है NPT, इसका फुल फॉर्म है परमाणु अप्रसार संधि जो 1968 में लागू हुई। समझ में आया? अगला है LTBT, इसका फुल फॉर्म है सीमित परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, सीमित परमाणु परीक्षण संधि। ठीक है, जो 1963 में लागू हुई। अगला है START, सामरिक अस्त्र न्यूक्लियर संधि। SALT सेकंड, सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि 2। ठीक है, तो इनमें से दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार आता है, एक आता है NPT, LTBT, ठीक है, और START। इनमें से एक आता ही आता है दोस्तों। NPT का फुल फॉर्म बताइए। NPT का फुल फॉर्म क्या? परमाणु प्रसार अप्रसार संधि। नाम से पता चल रहा है, परमाणु अप्रसार। प्रसार मतलब क्या होता है? फैलाना। अप्रसार मतलब ना फैलाना, मतलब कम करना, परमाणु को कम करना। 1968 में किया गया। ठीक है, दूसरा क्या है? LTBT मतलब सीमित परमाणु परीक्षण संधि। सीमित परमाणु, किसको सीमित करना? परमाणु को सीमित करना था इसमें। समझ में आया? 1963 में लागू हुई। क्लियर है दोस्तों? अब इसी से रिलेटेड 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है NPT का। ठीक है, NPT का कि NPT पे भारत ने हस्ताक्षर करने से मना क्यों कर दिया? फुल फॉर्म बताइए, तथा भारत ने इस पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? तो देखो, इस पर हस्ताक्षर करने का मतलब था, 2 नंबर में पूछता है कि NPT पर भारत ने हस्ताक्षर क्यों नहीं किया। ठीक है, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया भारत ने? तो वो पता है, इस पर हस्ताक्षर करने का मतलब था कि इस पर हस्ताक्षर करने का मतलब था कि देश अब आगे क्या नहीं कर पाएंगे? परमाणु का प्रसार नहीं कर पाएंगे, परमाणु नहीं बना पाएंगे। लेकिन भारत ने परमाणु अपना नहीं बनाया था, वो बनाना चाहता था। इस वजह से उसने देखा कि ये जो देश है, जो महाशक्तियाँ थे, अमेरिका जो 5 देशों के पास जो परमाणु शक्ति संपन्न है, देखा कि ये लोग देश पहले से परमाणु शक्ति संपन्न है और ये लोग देश हमें मना कर रहे हैं, परमाणु नहीं बनाने देंगे। तो इस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया और इस वजह से परमाणु का उसने परीक्षण कर पाया भारत ने, जो 1974 में पहला किया। परमाणु का परीक्षण कहाँ पे किया? राजस्थान के पोखरण में, जो असफल रहा। दूसरा क्या किया? 1998 में, जो सफल हो गया। समझ में आया? तो ये था इसमें। क्लियर है? नोट डाउन कर लेना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर देखने में क्या रखा है? इन्हें देखकर आपको कोई शंका नहीं हो रही? किस बात की शंका भाई? नहीं, कोई शंका नहीं हो रही। अरे कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ी सी, इतनी सी भी शंका नहीं हो रही? अच्छा तुम बताओ, तुमको किस बात की शंका हो रही है? तो गाइस, इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, इसका अगला क्वेश्चन है, प्रवासी और शरणार्थी में अंतर बताइए। कई बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये 1 नंबर में भी देता है, 3 नंबर में भी देता है। ठीक है, देखो, प्रवासी व शरणार्थी में अंतर बताइए तथा इनकी समस्याएं बताइए। ठीक, अब देखो, प्रवासी, अगर ज्योग्राफी स्टूडेंट हो तब तो पता ही होगा तुम्हें, प्रवासी किसे कहते हैं? हर व्यक्ति यहाँ पे प्रवासी है। ठीक है, प्रवासी जो रोजगार की तलाश में, शिक्षा की तलाश में, हायर शिक्षा की तलाश में, बेहतर जीवन जीने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान आता जाता रहता है। समझ में आया? उसे क्या कहते हैं? प्रवासी। क्लियर हुआ? अब प्रवासी हो गया। अब शरणार्थी, शरणार्थी नाम से पता चल रहा है, शरणार्थी जो अपने शरण लेना, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में शरण लेना किसी कारण से। समझ में आया? अब देखो, प्रवासी शरणार्थी किसे कहते हैं? प्रवासी जो अपनी मर्जी से बेहतर जीवन जीने की तलाश में, रोजगार की तलाश में, नौकरी की तलाश में, छोकरी की तलाश में, ठीक है, बेहतर जीवन जीने की तलाश में, हायर शिक्षा की तलाश में, इन सब के तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जो जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रवासी। ठीक, अब शरणार्थी किसे कहते हैं? तो शरणार्थी दोस्तों जो शरण लेते हो दूसरे देश में, उसे कहते हैं शरणार्थी। युद्ध, अकाल, प्राकृतिक आपदा, इनके कारण ये मजबूरी में अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं और दूसरे देश में जाके शरण लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? शरणार्थी। समझ में आया?
अब यहाँ पे हर शरणार्थी की दिक्कत ये होती है कि दूसरा देश इसे अपनाना नहीं चाहता है, लेकिन भारत तो शुरुआत से इसकी परंपरा रही है, ठीक है, भारत की शुरुआत से ये परंपरा रही है कि शरणार्थियों को शरण देना, उसकी शुरुआत से ये परंपरा रही है भारत की, ठीक है दोस्तों। अब देखो, शरणार्थी तो युद्धकाल प्राकृतिक आपदा, इनके कारण जो देश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? शरणार्थी। समझ में आया? और प्रवासी क्लियर हो गया, जो कि से दूसरे स्थान जाए। देखो, ये अपनी मर्जी से नहीं जाते, ये अपनी मर्जी से जाते हैं, ये मजबूरी में जाते हैं, तो बहुत फर्क है ना। अब देखो, कहते हैं शरणार्थियों, किसे कहते हैं? शरणार्थी की समस्याएं बताइए। तो ये कॉमन होती है समस्याएं, इनके अधिकार छिन जाते हैं, क्योंकि मान लो पहले इंडिया में रह रहा था, इंडिया को छोड़ के जाना पड़ा कहीं और, पाकिस्तान जाना पड़ा, तो वहाँ पे क्या होते हैं? उनका अधिकार पूरा नहीं मिल पाता उस देश में, अधिकार छिन जाते हैं, वे अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में वंचित रह जाते हैं, क्योंकि आईडी प्रूफ वगैरह होती नहीं, तो पढ़ाते लिखा भर्ती हो नहीं पाती स्कूल वगैरह में। और ये लोग क्या हो जाते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे ये पहले बसे थे जिस देश में, वहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन अदर दूसरे देश में जाते तो वहाँ पे नौकरी जल्दी मिलता नहीं है, इस वजह से बेरोजगार हो जाते हैं और इन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। तो ये इनकी समस्या है। समझ में आया दोस्तों? अब 2 नंबर का क्वेश्चन ये देता है कि आंतरिक रूप से विस्थापित जन किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। आंतरिक रूप से विस्थापित, आंतरिक मतलब अंदर से। देखो, आंतरिक रूप से विस्थापित जन मतलब जो लोग अपना घर बार किसी कारण से छोड़ देते हैं, ठीक, लेकिन वे राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही रहते हैं, देश के बाहर नहीं जाते, अपने देश के अंदर ही एक राज्य से या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं छोड़कर, लेकिन अपने देश के अंदर ही रहते हैं, एक स्टेट टू दूसरे स्टेट में चले जाते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं आंतरिक रूप से विस्थापित जन। समझ में आया? जैसे उदाहरण क्या है? कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडित अपनी कश्मीर घाटी को हिंसा के चक्कर में छोड़कर चले गए थे। समझ में आया ना? आंतरिक रूप से विस्थापित जन मतलब अपने देश में ही किसी इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके में बस जाना, लेकिन दूसरे देश में नहीं जाना, अपने देश में ही रहना, उसे बोलते हैं आंतरिक रूप से विस्थापित जन। समझ में आ गया दोस्तों? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, कर लो फिर इसको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है इसका, आतंकवाद क्या है? क्या है दोस्तों? आतंकवाद क्या है? ये भी क्वेश्चन 1 नंबर पे दे देता है, 1 नंबर 2 नंबर में, तथा इसका हल कैसे किया जा सकता है, इससे कैसे निपटा जा सकता है, ठीक है। तो देखो, आतंकवाद क्या होता है? आतंकवाद राजनीतिक तरीके से जानबूझकर जो खून खराबा किया जाता है, ठीक है, राजनीतिक तरीके से जानबूझकर जो खून खराबा कराया जाता है उसे क्या कहते हैं? आतंकवाद। और इसमें आम नागरिकों को निशाना बनाया जाता है। समझ में आया दोस्तों? तो उसे क्या कहते हैं? आतंकवाद। ये लिख लेना, आसान भाषा में लिख दिया। अगला क्वेश्चन पूछता है, मैड काऊ बीमारी किस देश में फैली थी? मैड काऊ और बर्ड फ्लू ये किस देश में फैली थी तथा इसका क्या परिणाम निकला? तो मैड काऊ बीमारी और बर्ड फ्लू बीमारी जो थी ये ना 1990 के दशक में ब्रिटेन में फैली थी। कहाँ फैली थी दोस्तों? ब्रिटेन या इंग्लैंड, ठीक है। और इसका परिणाम क्या निकला? तो इसका परिणाम ब्रिटेन को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और दक्षिण एशिया देशों से मुर्गे का निर्यात जो हो रहा था उसको बंद करना पड़ा, क्योंकि इनका मानना था कि मुर्गे की खाने पीने से इनसे फैल रही है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन 1 मार्क का दे देता है, सार्स का फुल फॉर्म बताइए। तो सार्स ये कोई पक्षी नहीं है, ये एक बीमारी है, ठीक है। तो सार्स सीवियर एक्यूट एस्पिरेटरी सिंड्रोम्स, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सहयोग मूलक सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? 2 नंबर का क्वेश्चन ये देता है, सहयोग मूलक सुरक्षा से क्या अभिप्राय है, ठीक है, उदाहरण सहित बताइए। तो सहयोग मूलक सुरक्षा, नाम से पता चल रहा है सहयोग मूलक सुरक्षा। सहयोग मूलक मतलब सभी का सहयोग। तो सहयोग मूलक सुरक्षा का मतलब होता है इसमें ऐसे खतरे आते हैं, शामिल है, जिसका मुकाबला कोई एक देश नहीं बल्कि सभी देश मिलकर करती है, ठीक है। इसमें ऐसे सुरक्षा हैं जैसे बढ़ता आतंकवाद, गरीबी, जलवायु परिवर्तन। अब ये देखो जो उदाहरण दे रखा है, तो ये ऐसे मामले हैं जिनको कोई एक देश हल नहीं कर सकता। जब तक सभी देशों का आपस में सहयोग नहीं होगा तब तक आतंकवाद, गरीबी, जलवायु परिवर्तन वगैरह, जनसंहार, ये सब खत्म नहीं किया जा सकता जब तक सभी देशों का आपसी सहयोग नहीं होगा। समझ में आया? तो इसे कहते हैं सहयोग मूलक सुरक्षा। आगे क्वेश्चन 1 मार्क का देता है कि विश्व के सामने कौन कौन से नए खतरे हैं। तो विश्व के सामने जो नए खतरे हुए हैं, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, जनसंहार। जनसंहार का मतलब होता है एक दूसरे को मारना। समझ में आया? क्लियर? तो ये हमारा पार्ट 2 यहीं पे समाप्त होता, खत्म होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर 8वां चैप्टर करेंगे, इसको नोट डाउन कर लेना फिर, ठीक है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते फिर अगले। खत्म।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।